यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथीगण, बैंकों से भी हमारे बैंकर्स आए हैं, उनके कारण ही हम इतना प्रगति आईएफ में कर पाए हैं। स्टार्टअप्स के मित्र भी आए हैं, हमारे अधिकारीगण भी हैं, यहाँ उपस्थित सभी प्रिय बहनों और भाइयों। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अभी बताया हमारे मित्रों ने कि देश की जीडीपी में 18% योगदान आज भी खेती का है, और 18% तो सीधे सीधे है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कितना होगा जरा सोचिए। किसान के पास जब पैसा आता है, फसल अच्छी होती है, तो वो दुकान पे खरीदने जाता है सामान। अगर पैसा पास में होगा तो गाड़ी खरीदेगा, टीवी खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा, मकान बनाएगा, सीमेंट, सरिया, कपड़े। जब वो खरीदता है तो व्यापारी की दुकान चलती है, क्योंकि किसान सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी किसान ही है। 50% से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर है। और जब व्यापारी की दुकान चलती है तो कारखानों के पहिए भी चलते हैं, स्टार्टअप्स भी चलते हैं, और फिर उससे पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी का निर्माण होता तो नया निवेश आता है। तो डायरेक्ट तो 18% योगदान है किसानों का, लेकिन इनडायरेक्ट की अगर चर्चा करें तो इससे बहुत ज्यादा है। और इसलिए किसान हमारे लिए महत्वपूर्ण। मैं कहता हूं, कृषि अगर अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो किसान उसके प्राण है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसान हमारे लिए भगवान है। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है खेती, कृषि। उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण खेती में अनेकों क्रांतिकारी परिवर्तन केवल सतही स्तर पर काम नहीं करते, वो केवल अच्छे लगने वाली घोषणाएं नहीं करते, वो खेती को यथार्थ में कैसे खेती और किसानी आगे बढ़ के किसान की आय बढ़ाए और दूसरी तरफ भारत की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करे, जनता को पौष्टिक आहार मिले। तो एक अलग तरह का उनका दृष्टिकोण है। और इसलिए खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो रोड मैप तय किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में, उसके 6 सूत्र हैं। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। उत्पादन बढ़ाने के अनेकों प्रयत्न किए जा रहे हैं। उनमें से सिंचाई की बेहतर व्यवस्था से लेके अच्छे बीजों तक का निर्माण शामिल है। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने यहीं इसी कैंपस में पूछा कि 65 अलग अलग फसलों की 109 प्रजातियों के बीज रिलीज किए थे, और उनमें से अलग अलग प्रकार के बीज थे। जैसे धान, 30% पानी, कम पानी में होने वाली धान, रोपाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप जैसे गेहूं बोते हैं वैसे बो दीजिए। बाजरा की एक 70 दिन की किस्म विकसित की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। आमतौर पे 110 दिन में आती है, 115 दिन में आती है। एक ने ऐसे अनेकों प्रयत्न किए तो उत्पादन बढ़े, जलवायु अनुकूल बीज आए, अच्छा उत्पादन देने वाले बीज आए, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के खतरों से वो फसल निपट सके, उसके प्रयत्न जारी है। तो एक, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा है उत्पादन की लागत कम करना। कम लागत करके किसान का प्रॉफिट बढ़ सकता है, और उस दिशा में लगातार सरकार अनेकों प्रकार के कदम उठा रही है। अलग अलग तरह की कृषि पद्धतियों, जैसे धान में ही और श्री पद्धति जैसी पद्धति हुई। सोयाबीन में बेड पर सोयाबीन लगाओ, उसके मैं विस्तार पर नहीं जा रहा, लेकिन अलग अलग पद्धतियां
लागत कम करने के लिए ही यूरिया हो, डीएपी हो, खाद हो, कितनी सब्सिडी किसान भाइयों और बहनों को दिए जा रही। 2100 रुपए की सब्सिडी मिलती है यूरिया की एक बोरी खरीदने पर किसान भाइयों को। डीएपी के दाम बढ़ ना जाए, केवल 1350 रुपया में डीएपी मिले। आप जानते हैं कि बीच में तुर्की की समस्या के कारण, रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण जहाज देर से पहुंच रहे थे, समय ज्यादा लग रहा था, पैसा भी ज्यादा लग रहा था, तो 2625 करोड़ रुपए का एक स्पेशल पैकेज दिया ताकि खाद की कीमत ना बढ़े और लागत कम बनी रहे। इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी इसी का एक प्रयत्न है। हमारे छोटे छोटे किसान, वैसे तो किसान हमारे छोटी जोत वाले हैं, हम विशाल भूभाग वाले राष्ट्रों से अपने किसान की तुलना नहीं कर सकते जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, बल्कि हजारों एकड़ जमीन है। हमारे किसान के पास तो 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़ छोटे छोटे जोत के आकार हैं। उन छोटे जोत के आकार में कैसे बेहतर खेती करे, किसान सम्मान निधि उसके लिए वरदान सिद्ध हुई है कि अगर समय समय पर साल में 3 बार 2000 रुपया मिल जाए तो छोटे छोटे इनपुट की कास्ट निकल जाती है। अनेकों प्रयत्न हो रहे हैं, मैं उसके विस्तार में भी नहीं जा रहा। लेकिन तीसरा है किसान को ठीक दाम देना, और इसलिए एमएसपी की व्यवस्था और उस पर खरीद हो, इसके इंतजाम के लिए अनेकों योजनाएं हैं। उसके विस्तार में भी आज जाने की आवश्यकता नहीं है। चौथा है फसल का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। उस पर हम बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। परंपरागत फसलें उगाएं, गेहूं हो, चावल हो, धान, लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग खेती कैसे हो सकती है। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, एक नहीं अनेकों तरह के। अब तो हाइड्रोपोनिक्स का जमाना आ गया। धरती कम है तो आसमान पे चलो, धीरे धीरे जैसे हाई राइज बिल्डिंग बनी वैसे हाई राइज खेत बनते हुए चले जाएं। तो नई नई जो तकनीकी है, नई नई जो पद्धतियां हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए कृषि का विविधीकरण करें। उसमें पशुपालन जोड़ दो, उसमें मछली पालन जोड़ दो, उसमें मधुमक्खी पालन जोड़ दो। अनेकों प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं, प्रयास किए भी जा रहे हैं, ताकि हम किसान को कम जमीन में भी वो ज़्यादा आमदनी कैसे प्राप्त कर सके और खाद्य की ज़रूरतों को भी हम कैसे पूरा कर सकें। और उसी दिशा में हमारे स्टार्टअप्स महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। हमने तय किया किसान की लागत कम करके उत्पादन बढ़ाने के लिए। आप जानते हैं फसल कटाई के बाद जितना नुकसान होता है, अभी बता रहे थे, लगभग 13, 14, 15%, कई जगह 16% फसल कटाई के बाद ठीक प्रबंध ना होने के कारण किसान को नुकसान हो जाता है। हमारे पास किसान के उत्पाद को रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में वेयर हाउस नहीं थे, कोल्ड स्टोरेज नहीं, राइपनिंग चैम्बर नहीं, अलग अलग कई तरह की चीज़ों की ज़रूरत थी। लेकिन उनका निर्माण कैसे हो, इसके लिए कई बार पैसे की वैसे व्यवस्था नहीं होती थी। तो एक प्रमुख आयाम हमारी कृषि नीति का ये है कि फसल की कटाई के बाद उसका प्रबंध हम कैसे ठीक से कर पाएं। फसल अगर रखने की जगह नहीं तो औने पौने दाम में बेचना किसान को पड़ता है। अगर बेहतर वेयर हाउस हमारे पास हो तो किसान अपने अनाज को रोक सकता है रख के, उसके बदले में पैसे उसको मिल सकते हैं, और जब ठीक दाम मिले वो फसल बेच के वो पैसे चुका सकता है और ज़्यादा लाभ कमा सकता है। कोल्ड स्टोरेज के उपयोग को हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। जल्दी खराब होने वाली विशेषकर फल, सब्जियां, हमारे कई और उत्पाद हैं। अब प्याज भी ज़्यादा दिन नहीं टिकती, उसके लिए भी एक रचना बनानी पड़ती है, वेयर हाउस अलग तरह के बनते हैं, लेकिन इनकी भारी कमी थी और इसलिए ज़रूरत इस बात की थी कि ये इंफ्रा बने। तो हमारी कृषि की जो नीति है उसका एक सूत्र ये था कि फसल का विविधीकरण भी करें, वैल्यू एडिशन भी करें, नुकसान भी ना हो किसान को, इसका इंतजाम भी करें, रखने का बेहतर प्रबंध करें, और एक बात और, नुकसान हो जाए तो किसान को उसकी भरपाई करें। उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत प्रोग्रेसिव योजना है, दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। लेकिन इसके साथ साथ एक और अंतिम, हम धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रख पाएं।
केमिकल फर्टिलाइजर के ज्यादा उपयोग के कारण धरती की उर्वरक क्षमता लगातार कम होती जा रही है। मित्र जीव मित्र कीट मारे जा रहे हैं। केंचुए का आजकल अता पता नहीं मिलेगा कहीं आपको। पहले आपने देखा होगा, मुझे पता नहीं आप में से कितने गांव की पृष्ठभूमि के होंगे, लेकिन गांव में बरसात के दिनों में केंचुए घरों में घुसते थे निकल के। हमने केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का उपयोग करके यह हालत कर दी कि केंचुआ दिखना ही बंद हो गया। और केंचुआ मित्र कीट है। जमीन में अंदर 40-40 फुट 50-50 फुट तक जाता था, फिर ऊपर आता था, फिर नीचे जाता था, फिर ऊपर आता था। ऑक्सीजन नीचे तक जाती थी, जैव कार्बन बढ़ता था और उसके साथ साथ वो उर्वर भुरभुरी कर देता था जमीन को। मिट्टी खाता था और मिट्टी वापस छोड़ता था, वो सबसे बेहतर खाद होता था। लेकिन केंचुआ जैसे जीव समाप्त हो आने वाली पीढ़ियों की। और दूसरी बात, जो हमने खाद्यान्न पैदा किया, अन्न हो, फल हो, सब्जियां हो, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के कारण कई बीमारियां आज मनुष्य को हो रही है, उससे हम अवगत है। कैंसर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें आजकल चल रही है। हम किस दिशा में जा रहे हैं? इसलिए हमको आज सोचना ही पड़ेगा कि यह धरती केवल हमारे लिए नहीं है, हमारी संतानों के लिए भी है, उनकी संतानों के लिए भी है। अगर यही क्रम चलता रहा तो आने वाले समय में धरती का क्या होगा? ये ऐसे प्रश्न थे जिन पर कोई बहुत गंभीरता से नहीं सोचता था, लेकिन सोचा तो हमारे कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। और एक नहीं, अनेकों योजनाएं उस दिशा में बनाई। अभी कल ही आपने देखा कैबिनेट ने 7 योजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए किसान को लाभकारी खेती के लिए। और आज के ये जो 2 प्रयोग है, एक एग्रीश्योर, हमारे कई स्टार्टअप्स हैं जो नए नए प्रयोग कर रहे हैं। हमारे मित्र बता रहे थे 2280 एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अभी कम है। हमारे स्टार्टअप्स तो वैसे दुनिया में धूम मचा रहे हैं, कई यूनिकॉर्न बन गए। मैं उनके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी आजकल बड़ी संख्या में नौजवान आ रहे हैं, विद्यार्थी आ रहे हैं। उनके पास टैलेंट है, क्षमता है, आइडियाज है, योग्यता है, समझ है, सामर्थ्य है। लेकिन कई बार अच्छे आइडिया के लिए भी पीछे से जो सपोर्ट चाहिए, धन चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए, वो कई बार हो नहीं पाती। और इसी विचार से जो स्टार्टअप्स अच्छा काम कर रहे हैं, शुरू तो हो गए, बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए उनको धन की जरूरत थी, सपोर्ट की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी। और इसलिए विचार आया कि एक ऐसी योजना बनाई जाए जो ऐसे हमारे जो स्टार्टअप्स है उनको सहयोग करे। और इसलिए ये एग्रीश्योर निधि का आज शुभारंभ हुआ है। मैं कृषि के क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, आप इस योजना का लाभ उठाएं। बैंकर्स मित्र यहाँ बैठे हुए, नाबार्ड के चेयरमैन यहाँ बैठे हुए, हम 750 करोड़ रुपए का हमारा ये फंड है। डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता कि बार बार यहाँ हमारे सामने वीडियो के माध्यम से भी प्रेजेंटेशन हुआ है। एग्रीश्योर की योजना का लाभ उठा के हम कृषि के क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं वो और बेहतर काम करें, पैसे की उनको कोई कमी ना आए, उनको जितने प्रकार की सहायताएं संभव है हम देने का प्रयास करेंगे। और 80-100 की बात तो प्रारंभ की बात है, हम 80-100 स्टार्टअप्स की आज बात कर रहे हैं, उनको मदद करेंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ऐसे योग्य स्टार्टअप्स अगर होंगे, उनके पास आइडियाज होंगे, तो उन आइडियाज को खाद पानी देने का काम हम करेंगे। एग्रीश्योर जैसी योजनाओं को और आगे बढ़ाएंगे। ये 80 और 100 तक सीमित नहीं रहेगी। हम टैलेंट का सम्मान करते हैं, आपकी क्षमताओं का उपयोग करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा, कृषि क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, और विकसित भारत का निर्माण विकसित खेती के बिना नहीं हो सकता, समृद्ध किसान के बिना नहीं हो सकता। और खेती में निवेश की जरूरत है, खेती में निवेश की जरूरत है, केवल सरकारी निवेश नहीं, हमको प्राइवेट निवेश भी चाहिए। और इसलिए जब प्रधानमंत्री ने, आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री जी ने उस समय जब कोविड का काल था, तब आपको याद होगा उन्होंने घोषणा की थी एग्री इंफ्रा फंड की।
और वो फंड आज वरदान बन के सामने आया है। मैं बैंकर्स मित्रों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। इस योजना को सफल बनाने में आपने अतुलनीय योगदान दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश में मेरी कोशिश ये रही लगातार कि हम इस फंड से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएँ। मध्य प्रदेश हाउस इतने हो गए हैं कि वेयर हाउस भरते नहीं है, और इसलिए एक बार ये ध्यान रखना प्रवीण जी, जिस चीज की जरूरत हो वही बनाना। जिस प्रदेश में मध्य प्रदेश में अब ज्यादा वेयर हाउस बनाए तो एक नई समस्या पैदा हो गई। वहां हम जैसे ही जाते हैं लोग खड़े हो जाते हैं, साहब वेयर हाउस भरवा दो, खाली पड़े हैं। तो ऐसा इंफ्रा मत बनाना कि जिसके कारण बनाने वालों को दिक्कत हो जाए। कोल्ड स्टोरेज चाहिए, राइपनिंग चैम्बर चाहिए, अलग अलग तरह की अनेकों संरचनाएं चाहिए। एक बार मैं चाहता हूं देवेश जी आप भी देखें कि हम प्रदेशों की मैपिंग भी करें, किस प्रदेश में किस तरह के इंफ्रा की जरूरत है, और वही अगर ज्यादा बनेंगे तो उचित होगा। लेकिन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने लगभग 78,000 करोड़ की 78,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिसमें प्राइवेट निवेश पर्याप्त मात्रा में है, और उससे 75,000 से ज्यादा अलग अलग संरचनाएं बनी हुई है। और ये फंड अभी लगातार काम करेगा, और इसलिए अब तक इसमें जिन मित्रों ने सहयोग प्रदान किया है उनको मैं धन्यवाद देता हूं। स्टार्टअप्स भी इस फंड का लाभ उठा सकते हैं। हमारी कई योजनाएं हैं, कृषि विकास योजना में रफ्तार जैसी योजनाएं जो स्टार्टअप्स को बल देने का काम करती है। स्टार्टअप्स के लिए अनेकों योजनाएं, आज योजनाओं की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की कि उनका ठीक ढंग से हम लाभ उठाएं। इस दृष्टि से ये दोनों योजनाएं हमारी, चाहे हमारा एग्री श्योर निधि हो या एग्री इंफ्रा जो फंड है उसके, और एग्रीकल्चर में बाकी जो निवेश है, अलग अलग सेक्टर्स में निवेश हो रहा है। लेकिन निवेशकों को दिक्कत है, निवेशक मित्र भी बैठे हैं, प्रक्रियाएं इतनी जटिल होती है। सिंगल विंडो की बात हम जरूर करते हैं, लेकिन सिंगल विंडो और एक विंडो हो जाती है 10-12 विंडो के बाद। फिर यहाँ चले जाओ, फिर वहां चले जाओ, फिर वहां चले जाओ, फिर वहां चले जाओ। कई तो बीच में आते बड़े उत्साह से है, लेकिन छोड़ छाड़ के फिर निकल लेते कौन चक्कर में पड़े। उसलिए जरूरत ऐसी व्यवस्था बनाने की है कि एक जगह ही उनको सारी सुविधाएं ठीक से मिल जाए। अब इसलिए जो कृषि निवेश पोर्टल, सारी जानकारी एक जगह मिलेगी ना प्रवीण जी, एक ही जगह सारी जानकारी मिलेगी, परेशान नहीं होना पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। ये जो हमारा कृषि निवेश पोर्टल है ये भी वरदान बन के निवेशकों के लिए सामने आएगा। निवेशक मित्रों, हम आपका आदर करते हैं। निवेश की जरूरत है, सभी क्षेत्रों में जरूरत है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अपनी खेती को हम कैसे अधिकतम उत्पादन देने वाली बनाएं, कैसे हम वैल्यू एडिशन ढंग से कर पाए, ये वैल्यू एडिशन की जरूरत है। अब हमारा कच्चा माल अगर हमारे पास है और उसका वैल्यू एडिशन नहीं करते तो ना तो हम रोजगार दे पाते हैं, ना किसान को ठीक दाम दे पाते हैं। इसलिए आज वैल्यू एडिशन बहुत आवश्यक है। और आपने अभी देखा कि एग्री इंफ्रा फंड में ही पहले कहते थे आटा तो बना लो, उसके लिए फंड है, लेकिन आटे से ब्रेड नहीं बना सकते, बिस्किट नहीं बना सकते, सेकेंडरी आपके जो प्रोसेसिंग थी वो हो ही नहीं सकता था। तो इसका विस्तार किया है, जिसके बारे में प्रवीण ने आपको बताया है। 4 अलग अलग और प्रगतिशील विस्तार इसके किए गए हैं। इसका उपयोग अब हमारे उस सोलर ऊर्जा के लिए भी किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ आपको बताया गया है, तो उसका भी आप लाभ उठाएं। आज इस अवसर पर मैं पहले एक बार फिर से बैंकर्स को धन्यवाद दूंगा। देखो ये बड़ी सेवा है, खेती के बिना भारत का काम अभी कई वर्षों तक चल नहीं सकता। खेती में कई नए प्रयोग हम करेंगे। एक प्रधानमंत्री जी के दिमाग में जो बात है उसको भी जमीन पर उतारने की हम कोशिश करेंगे। छोटी छोटी जोत, अगर किसानों के बड़े ग्रुप बने और एक साथ खेती करें तो वो खेती भी चमत्कार कर सकती है। छोटे छोटे जोत के आकार में कई बार परिणाम उतने नहीं आते। हम कई दिशाओं में सोच रहे हैं, कई दिशाओं में काम करने का हम लोग प्रयत्न करेंगे, लेकिन आज के ये जो 2 कदम हैं
उन दिशाओं में और तेज गति से हमको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि खेती के बिना भारत का काम चल नहीं सकता। किसान भारत की सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत का अंदाज दुनिया को तब हुआ जब कोविड जैसी महामारी आई। कोविड आया तो सारी दुनिया थम गई। महानगरों में, नगरों में कारखाने के चक्के बंद हो गए, मजदूर निकले और रोजी रोटी के लिए शहरों से चल पड़े अपने गांव की ओर। तब केवल खेती थी जिसने रोजगार के अवसर प्रदान किए, केवल खेती थी जिसने उत्पादन जारी रखा। उत्पादन खेतों से ही हो रहा था। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट थी उस समय 4.6%, बाकी -7% थी। लेकिन कृषि की विकास दर थी 4.6% और खेती थी, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था कोविड में भी बच गई और भारत को बचाने का काम किया। इसलिए खेती के महत्व को हम सब अच्छी तरह जानते हैं। खेती से जुड़ी सारी चीजों के मामले में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बहुत सजग और सचेत है। और मैं तो ये मानता हूं, मेरे मंत्रीगण बैठे हैं, मेरे अधिकारियों की टीम बैठी है, हम तो कैसे बेहतर से बेहतर किसी क्षेत्र में काम कर पाए इसके लिए दिन और रात प्रयत्न करने, लगातार प्रयत्न जारी रखे हुए हैं। आपको भी मैं खुला निमंत्रण देता हूं, आपके पास अगर अच्छे आइडियाज हो तो हमें भेजिए। हम लोग मिलकर काम करना चाहते हैं इस क्षेत्र में। किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना है, उनका लाभ बढ़ाना है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ वैल्यू एडिशन के काम करते जाना है। और एक दिन भारत की खाद्य जरूरतों को तो आज हम पूरा कर ही रहे हैं, दुनिया का फूड बास्केट हिंदुस्तान को बनाना है। इस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं और इस काम आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबके प्रयत्न चाहिए, आप सबका टैलेंट लगे, इसी का मैं आह्वान करता हूं। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक। खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।